नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में रात के 8:30 बजे और ये समय होते ही हम रोज की तरह आज फिर हाजिर हैं आपका अपना खेल कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन लेकर। मैं हूं धर्मेंद्र और आज के हमारे मेहमान हैं जाने माने खेल पत्रकार शबाब अनवर। शबाब, स्वागत आपका। धन्यवाद धर्मेंद्र जी और श्रोताओं को नमस्कार। राजगीर में आज भारतीय टीम थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई दिखी। हाफ टाइम तक हालांकि 2-0 से आगे थे, लेकिन हाफ टाइम के बाद जैसे दक्षिण कोरिया की महिला टीम ने पलटवार किया, थोड़ी सी लड़खड़ाई टीम, लेकिन आखिरकार एक अच्छी और शानदार जीत भारत के खाते में आई उससे है। भी बेहतर अगर आगे बढ़ के कहें कि क्या शानदार हॉकी दूसरे हाफ और अंतिम क्वार्टर तक देखने को मिली। तो बिल्कुल स्तब्ध थे सारे दर्शक वहां पे मौजूद। कभी भी कुछ भी हो सकता था, ड्रॉ भी हो सकता था, लेकिन 3 मिनट पहले वो दीपिका का गोल कमाल कर दिया। हम आपके साथ ढेर सारी बात करेंगे इस खबर पर और तमाम खेल खबरों पर भी करेंगे चर्चा, लेकिन पहले अब सुर्खियां। राजगीर में एशियाई महिला चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में भारत ने दक्षिण कोरिया को हराया। युवा स्कीट निशानेबाज भवतेज सिंह गिल ने दिल्ली में विश्वविद्यालय निशानेबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कल सेंचुरियन में। और जापान कुमामोतो मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन कल अपने अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। तो विस्तार से खबरें और पहले बात हॉकी की। बिहार के राजगीर में महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने लगातार अपना दूसरा मैच जीत लिया है। आज उसने 3 बार के चैंपियन दक्षिण कोरिया को 3-2 से पराजित किया। सुनते हैं ये रिपोर्ट। एशिया की 2 बड़ी हॉकी महाशक्तियों की महिला टीमों के बीच यह मुकाबला कांटे का रहा। मैच के अंत तक यह अनुमान लगाना मुश्किल था कि कौन सी टीम विजेता बनेगी। भारतीय महिला टीम ने मैच में आक्रामक शुरुआत की और एक के बाद एक जोरदार हमले किए। संगीता कुमारी ने मैच के दूसरे ही मिनट में नवनीत कौर के बेहतरी पास पर गोल कर टीम को शुरुआती बढ़त दिला दी। इसके बाद भारतीय टीम के हमले और तेज हो गए, जिसका परिणाम रहा कि 19वें मिनट पर ब्यूटी डुंगडुंग के पास पर दीपिका ने कोई गलती किए बिना गेंद को गोल पोस्ट में डाल दिया और भारत की बढ़त को 2-0 कर दिया। यहाँ से दक्षिण कोरिया की टीम के हमले भी तीखे हो गए। हालांकि मेजबान टीम हाफ टाइम तक स्कोर को 2-0 तक बनाए रखने में कामयाब रही, लेकिन दूसरे हाफ में शुरुआत से ही कोरियाई टीम ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। यूरी ली ने 34वें मिनट में अपनी टीम के लिए पहला गोल किया और फासले को कम किया। इसके ठीक 2 मिनट बाद मेहमान टीम को पेनल्टी स्ट्रोक मिला, जिस पर कप्तान इनोबी चियोन ने गोल करने में कोई गलती नहीं की। इस गोल के साथ मैच बराबरी पर पहुंच गया। दोनों टीमें एक दूसरे के पोस्ट को भेदने की कोशिश करती रही। कुछ मौके भारत के पास आकर चुके तो कुछ पर कोरियाई टीम गोल करने में नाकाम रही। आखिरकार मैच खत्म होने से 3 मिनट 44 सेकंड पहले भारत के पास पेनल्टी स्ट्रोक पर गोल करने का मौका आया, जिसे दीपिका ने भुनाया और भारतीय टीम 3-2 से आगे हो गई। भारत ने मैच के अंत तक यह बढ़त बनाए रखी और कांटे के मुकाबले को जीत लिया। अब कल का दिन विश्राम का है। इसके बाद भारत को अगला मुकाबला थाईलैंड से खेलना है। उम्मीद है कि भारतीय टीम यह लय बनाए रखेगी और मजबूती के साथ फाइनल की तरफ कदम बढ़ाएगी। जया भारती, स्पोर्ट्स कैन। कल मलेशिया और अब दक्षिण कोरिया और अब बारी है थाईलैंड की। क्या कमाल की हॉकी भारतीय महिला टीम खेल रही है। और कहते हैं ना कि वो एक जो गुस्सा है भारतीय महिला टीम के अंदर कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, अब एक नए शुरुआत की तरफ, एक नए आगाज की तरफ और एक नए मुकाम की तरफ बढ़ती हुई दिखाई। बिल्कुल सही कहा धर्मेंद्र आपने। उनकी नज़र उस टीम पर भी है जो कि ओलंपिक में गई और रजत पदक विजेता रही है, तो उससे भी मुकाबला भारत को करना है। लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन अब तक भारतीय टीम ने किया है, निश्चित रूप से कहा जाए, चाहे वो आप रक्षा पंक्ति देखें, मध्य मैदान में जिस तरह का आक्रमण भारतीय खिलाड़ियों ने किया है, सब कुछ सही है बिल्कुल। पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्जन भारतीय हॉकी की कमजोरी के रूप में हमेशा कहा जाता रहा है, लेकिन अब हाल के वर्षों में उसमें भी काफ़ी कमी आई है। और महिला टीम के कोच हरन सिंह ने टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कहा था कि पेनल्टी कॉर्नर पर काफ़ी काम हुआ है, तो वो भी देखने को मिला है। तो एक अवसरवादी टीम जो होनी चाहिए मैदान के अंदर, वो भारतीय टीम दिख रही है। जी हाँ, लेकिन अगर 3 मुकाबलों की बात करें, थाईलैंड से थोड़ा मुकाबला आसान हो सकता है जी, लेकिन चीन की टीम से खेलना है और जापान की टीम के साथ भी मुकाबला करना है। यानी हर मैच काफी महत्वपूर्ण है इस टूर्नामेंट के लिहाज से। या बिल्कुल, देखिए जापान ने जिस और कोरिया का जो पहला मुकाबला हुआ था आपस में, किस तरह का प्रदर्शन वहाँ पर किया था। हालांकि कोरिया की टीम अपर साइड रही थी, ये पहली हार है इस टूर्नामेंट में कोरिया की। तो जापान की लड़कियां उस तरह का प्रदर्शन हालांकि अभी तक नहीं कर पाई हैं जो भी हॉकी उन्होंने इस टूर्नामेंट में खेली है। लेकिन आपने बिल्कुल कहा कि एक महाशक्ति के रूप में ये टीम भी जानी जाती है। तो
थाईलैंड के बाद असल मुकाबले जो हैं वो भारत के अभी बाकी हैं होने। जी, चीन के साथ मुकाबला होना है और चीन की टीम की अगर बात करें तो उसके 2 मुकाबले हुए हैं, दोनों उसने जीते हैं और 20 गोल कर चुकी है ये टीम, एक भी गोल खाया नहीं है। तो चीन से चौकन्ना रहने की आवश्यकता है क्योंकि ये टीम रजत पदक विजेता भी है ओलंपिक की। जी हाँ, बिल्कुल। और उसी तरफ मेरा इशारा भी था कि असल मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे अच्छी बात ये होती है कि अगर आप शुरुआत आपकी अच्छी होती है किसी भी टूर्नामेंट में, तो फिर आपका मनोबल बढ़ जाता है और फिर बहुत कुछ ज़्यादा इस बात पर माथापच्ची नहीं करनी होती है कि हम जो मैच हारे हैं उसको कैसे ठीक करना है, कॉम्बिनेशन कैसा होगा। तो ये समस्या फिलहाल भारतीय टीम के साथ नहीं है और मुझे लगता है कि इसका फायदा मिलेगा। और आज जो अन्य मुकाबले खेले गए उसमें थाईलैंड और जापान का मुकाबला 1-1 से बराबर रहा, जबकि चीन ने मलेशिया को 5-0 से हराकर टूर्नामेंट में लगातार अपनी दूसरी जीत दर्ज की। बात शूटिंग की। भारत के युवा स्कीट निशानेबाज भवतेज सिंह गिल ने आज दिल्ली में विश्वविद्यालय निशानेबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल कर स्वर्ण पदक जीता। उन्हें साइप्रस के पेट्रोस एंगलजोडिस की कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। जूनियर वर्ग में 4 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वाले गिल ने फाइनल में 58 अंक बनाकर स्वर्ण पदक जीता। साइप्रस के खिलाड़ी को रजत पदक मिला। भारत के एक अन्य निशानेबाज सेखों ने कांस्य पदक जीता। प्रतियोगिता में यह भारत का दूसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले पलक गुलिया और अमित शर्मा की एयर पिस्टल मिश्रित टीम ने रविवार को पहला स्वर्ण पदक जीता था। भारतीय खिलाड़ियों ने इसके अलावा आज 2 व्यक्तिगत कांस्य पदक भी जीते। सिमरनप्रीत और बराड़ ने 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल और यशस्वी राठौड़ ने महिला स्कीट में तीसरा स्थान हासिल किया। चैंपियनशिप में 23 देशों के 220 निशानेबाज भाग ले रहे हैं। भवतेज ने स्वर्ण पदक जीतने के बाद बताया कि मुकाबला काफी कांटे का था। बहुत क्लोज था फाइनल, स्कोर इतने हाई जाते नहीं है, मतलब 50 आउट ऑफ 60 बहुत हाई स्कोर है। वैसे भी लास्ट टारगेट पे मुझे उन्होंने दिया था मौका जीतने का वहीं पे, बट मेरे से भी नहीं लगा गया। बट शूट ऑफ में जीत के बड़ा अच्छा लग रहा है। अब जब काफी फाइनल खेल लिए, इंटरनेशनल भी खेल लिए, नेशनल भी खेल लिए, तो काफी एक्सपीरियंस आ गया। अब तो हमें पता होता है नेशनल मतलब फाइनल आने से पहले क्या सोचना होता है, क्या तैयारी करनी होती है। तो मैंने उस अपना रूटीन फॉलो किया और बस रिजल्ट अच्छा आया। शूटिंग का कोई भी मंच हो, कोई भी अगर कहें कि रेंज हो, वहां पर भारतीय निशानेबाज लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हैं और यही वजह है कि ओलंपिक में भी हमारा इतना अच्छा प्रदर्शन निकलकर सामने आता है। या बिल्कुल। और देखिए ये बिल्कुल एक अलग प्रतिस्पर्धा है स्किट, जिसमें मिट्टी के तोदे को निशाना बनाया जाता है। तो इस स्पर्धा में भी भारतीय खिलाड़ी काफ़ी होनहार साबित हो रहे हैं। खास करके हम भवतेज की बात करें, जैसा आपने बताया भी कि जूनियर वर्ग में 4 अंतर्राष्ट्रीय पदक उनके नाम हैं। तो कहा जाता है कि शूटिंग या निशानेबाजी जो भी हम कहें, उसमें जब भी किसी भी तरह की रेंज हो, कोई भी मुकाबला हो, तो भारतीय खिलाड़ी आगे रहते हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 4 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला का तीसरा मैच कल सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन में खेला जाएगा। दोनों टीमें श्रृंखला में अभी 1-1 की बराबरी पर हैं। सुनते हैं ये रिपोर्ट। पहले मैच में शानदार जीत के बाद दूसरे मैच में संघर्ष के बावजूद पराजित होने वाली टीम इंडिया इस मैच में अपने बल्लेबाजों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करेगी। पिछले मैच में भारतीय बल्लेबाजी लड़खड़ा गई थी और तेज गेंदबाजी के आगे संघर्ष करती दिखी थी। भारत की चिंता का सबब उसके बल्लेबाजों का खराब फॉर्म है। सुपर स्पोर्ट पार्क की पिच भी गगबेरहा की पिच की तरह तेज और उछाल भरी है। भारत ने 2009 के बाद से सेंचुरियन में सिर्फ एक 2020 मैच खेला है और 2018 में खेले गए इस मैच में उसे हार मिली थी। उस टीम में शामिल एकमात्र खिलाड़ी हार्दिक पांड्या मौजूदा टीम में शामिल हैं। दूसरे 2020 मैच में भारतीय बल्लेबाजों को दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाजों ने काफी परेशान किया था और भारतीय टीम 6 विकेट पर 124 रन ही बना सकी थी। शीर्ष क्रम में अभिषेक शर्मा लगातार नाकाम रहे हैं। अभिषेक ने अब तक 10 T20 मैच खेले हैं और 170 रन बनाए हैं, जिसमें उनका एक शतक भी शामिल है। इससे पहले कि टीम प्रबंधन संयोजन में बदलाव की सोचे, उन्हें एक अच्छी पारी खेलनी होगी। ओपनिंग करने के लिए संजू सैमसन के साथ तिलक वर्मा को उतारा जा सकता है और रमनदीप सिंह मध्य क्रम में उतर सकते हैं। सीनियर बल्लेबाज कप्तान सूर्य कुमार यादव, पंड्या और रिंकू सिंह को भी अच्छा प्रदर्शन करना होगा। सूर्य कुमार और रिंकू लय में नहीं है, जबकि पंड्या ने दूसरे मैच में 39 रन बनाने के लिए 45 गेंद खेली। इन तीनों को अच्छा प्रदर्शन करना होगा, जबकि सैमसन को पिछले मैच की नाकामी भुलाकर बड़ी पारी खेलनी होगी। तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने डरबन में 25
रन देकर 1 विकेट लिया, लेकिन दूसरे मैच में 41 रन दे डाले और मात्र 1 विकेट ही निकाल सके। उन्हें भी अपने प्रदर्शन में सुधार करना होगा, वरना उनकी जगह यश दयाल या विशाख विजय कुमार को मौका मिल सकता है। हालांकि अर्शदीप भारत के लिए 2020 मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों की सूची में तीसरे स्थान पर हैं और युजवेंद्र चहल के 96 विकेटों से बस 7 विकेट दूर हैं। पिछले मैच में 5 विकेट लेने वाले वरुण चक्रवर्ती और रवि बिश्नोई ने स्पिन गेंदबाजी का जिम्मा बखूबी संभाला है। वे इस लय को कायम रखना चाहेंगे। पहले मैच में पराजय के बाद मेजबान टीम ने जिस तरह वापसी की है, उसको देखते हुए इस मुकाबले के भी काफी रोमांचक रहने की उम्मीद है। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। भारत की युवा टीम पहले मुकाबले में शानदार जीत, उसके बाद दूसरा मुकाबला भी कह सकते हैं कि काफी नजदीकी रहा, भारतीय टीम हार गई। लेकिन ये जो तीसरा मैच है ये काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि सीरीज किस तरफ जाएगी ये काफी कुछ इस मैच के बाद डिसाइड हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। विश्व विजेता टीम है, भले टीम अलग है, लेकिन ये तो कहना ही पड़ेगा कि विश्व विजेता के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका खेल रहा है। और मैं ये नहीं मानता कि वापसी की है दक्षिण अफ्रीका ने श्रृंखला में, धर्मेंद्र, क्योंकि अगर हम देखें तो जो मुख्य बल्लेबाज थे भारत ने, खास करके वरुण चक्रवर्ती ने बहुत अच्छे तरीके से उनको धाराशायी किया। एक T20 क्रिकेट या व्हाइट बॉल क्रिकेट में अक्सर जो होता है कि बॉलर्स मैच जिता देते हैं कभी कभी आपको, तो वो चीज हुई, वो भारत के पक्ष में नहीं रहा। लेकिन ये भी सही है जो आपकी रिपोर्ट में अभी बताया गया कि जो बड़े नाम हैं उनको अच्छा प्रदर्शन करना होगा, तभी इसमें कुछ बात बन सकती है। और सेंचुरियन का मैदान प्रेडिक्ट करने वाला मैदान नहीं है। और भारत के शीर्ष तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की लगभग 1 साल बाद प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी होगी। वो कल से इंदौर में मध्य प्रदेश के खिलाफ बंगाल के लिए रणजी ट्रॉफी का मुकाबला खेलेंगे। बंगाल क्रिकेट संघ ने ये घोषणा की है। बात बैडमिंटन की। जापान कुमामोतो मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से शुरू हो गई है। महिला डबल्स के पहले ही दौर में गायत्री गोपीचंद और त्रिसा जॉली की जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। इस भारतीय जोड़ी को चीनी ताइपे की सुयिन हुई और लिन जी युन ने 16-21, 16-21 से हराया। महिला सिंगल्स में कल पीवी सिंधु और पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन इस सुपर 500 टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती की अगुवाई करते हुए फॉर्म में लौटने की कोशिश करेंगे। इन दोनों खिलाड़ियों को पेरिस ओलंपिक में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म पाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। सिंधु डेनमार्क ओपन सुपर 750 में क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी, लेकिन लक्ष्य सेन आर्कटिक ओपन सुपर 500 और डेनमार्क ओपन दोनों में जल्दी बाहर हो गए। इन असफलताओं के बावजूद सिंधु को विश्वास है कि अपने नए कोच अनूप श्रीधर और कोरिया के दिग्गज ली स्यून इल के साथ मिलकर काम करने से वो बेहतर परिणाम हासिल करेंगे। टूर्नामेंट के पहले दौर में सिंधु का मुकाबला थाईलैंड की 8वीं वरीयता प्राप्त बुसानन ओंग बाम रुंगफान से होगा। सिंधु शारीरिक और मानसिक रूप से अच्छी स्थिति में है। उन्होंने खेल के विभिन्न पहलुओं पर काम भी किया है। उन्हें उम्मीद है कि नए कोच के मार्गदर्शन में जापान और चीन में प्रदर्शन अच्छा रहेगा। उधर लक्ष्य सेन अपने अभियान की शुरुआत मलेशिया के लियोंग जून हाओ के खिलाफ करेंगे। इस मैच में जीत दर्ज करने के बाद उनका अगला मुकाबला इंडोनेशिया के 8वीं वरीयता प्राप्त एंथनी गिंटिंग से हो सकता है। उम्मीद है कि दोनों वर्गों में ये दोनों खिलाड़ी तगड़ी चुनौती रखेंगे और लंबे समय से चले आ रहे पदकों के सूखे दौर को खत्म करने में कामयाब होंगे। निखिल कुमार, स्पोर्ट्स कैन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंकज आडवाणी को दोहा में IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में ऐतिहासिक 28वां खिताब जीतने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि उनकी उपलब्धि भावी खिलाड़ियों को प्रेरित करेगी। आडवाणी का ये रिकॉर्ड 7वां खिताब है। उन्होंने शनिवार को इंग्लैंड के रॉबर्ट हॉल को 4-2 से हराया। उधर रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन की जोड़ी ATP फाइनल्स के अपने दूसरे मैच में कल अल सल्वाडोर के मार्सेलो अरवालो और क्रोएशिया के मेट पैविक के खिलाफ खेलेगी। इससे पहले कल बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के एबडेन को ग्रुप स्टेज के अपने पहले मैच में इटली के सिमोन बोलेली और एंड्रिया वावसोरी की जोड़ी से 6-2, 6-3 से हार का सामना करना पड़ा। आखिरी ग्रुप मैच में बोपन्ना और एबडेन की जोड़ी केविन कॉर्विस और टीम पुड्स के खिलाफ खेलेगी। सभी जोड़ी अपने समूह में सभी दूसरी जोड़ियों से मुकाबला करेगी। ग्रुप स्टेज के बाद हर समूह से 2 शीर्ष जोड़ी सेमीफाइनल में पहुंचेगी। चलते चलते एक अनुमान लगाइए कि कल किस टीम का मुकाबला रहेगा बढ़िया, दक्षिण अफ्रीका के लिए या भारत के लिए? देखिए, 50-50 का मामला है। T20 क्रिकेट में ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मैं अभी तक फिर अपनी बात को दोहराऊंगा कि भारत इस श्रृंखला में अपर हैंड है। जी, और अब घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि आज के हमारे स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। तो शवाब जी, स्टूडियो में आने के लिए, बातचीत के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। दोस्तों, आपसे कल फिर होगी मुलाकात ढेर सारी नई खेल खबरों के साथ। मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।